की रानी पार्ट 2। कविता की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा की गई है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लखा हार। यों पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता में कहती हैं कि जिन जिन राज्यों पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था, वहां के राजमहलों में निवास करने वाले अपने रनिवासों में विलाप करती रहती थी। वहां की रानियां रोती रहती थी निवास करने वाली। नवाबों की बेगमें भी दुख से पीड़ित थी। गुलाम रानियों और बेगमों के गहने, जवाहरात, हीरे मोती और कीमती कपड़ों को कलकत्ते के बाजार में नीलामी के द्वारा बेचा जाता था। बाजारों में होने वाली इन नीलामियों की खबरें अंग्रेजी अखबार समाचार पत्रों में सरेआम छापी जाती थी। नागपुर के जेवर और लखनऊ के 9 लखे हार बोलियां लगाकर खुलेआम बेचे जाते थे। इस प्रकार भारतीय नारियों का मान सम्मान खुलेआम विदेशियों के द्वारा बेचा जा रहा था। झांसी की रानी के युद्ध का वर्णन बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने सुना था। अंग्रेज जिस भारतीय राजा या नवाब के राज्य पर अधिकार करते थे, उनके खजाने को और रानियों तथा बेगमों के कीमती गहनों और वस्त्रों को लूटकर बेच देते थे। इस अत्याचार और अपमान के कारण ही रानियां और बेगमें दुखी थी। वो अपने रनिवासों में रोया करती थी। अंग्रेजों के अखबारों में नागपुर के जेवरों और लखनऊ के कीमती हारों की नीलामी की खबर छापी जाती थी। रानियों और बेगमों के गहनों और कपड़ों को अंग्रेज सरेआम नीलाम करके उनको बेइज्जत कर रहे थे। कलकत्ता के बाजार में गुलाम राज्य की रानियों और बेगमों के कपड़े और जवाहरात बिकने लगे थे। आगे का जो पद्यांश है। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली नैरण चंडी का कर दिया था प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता में कहती हैं कि झांसी पर भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार करके रानी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। महल और कुटियों में रहने वाले सभी लोगों के मन अंग्रेजों द्वारा किए गए अपमान से पीड़ित थे। सभी के मन में पूर्वजों के प्रति अभिमान था, अतः वे सभी अंग्रेजों से इस अपमान का बदला लेने के लिए अग्रसर हो उठे थे, सक्रिय हो गए थे। पेशवा धुंधु पंत अंग्रेजों का सामना करने के लिए अपनी सेना और सामान तैयार कर रहा था, तो लक्ष्मीबाई शोक को त्याग कर, क्योंकि राणा की मृत्यु हो गई थी, इस शोक को उन्होंने त्याग दिया था और त्याग करके रणचंडी के समान अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और झांसी वासियों को इस युद्ध में भाग लेने व स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में खोई हुई इज्जत और मान सम्मान वापस लाने के लिए भाग लेने हेतु प्रेरित किया। सबको आवाज दी कि चलो सब एक हो जाओ और अंग्रेजों को भारत से निकाल दो। कवित्री कहती हैं कि हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह से झांसी की रानी के पुरुषों के समान युद्ध किए जाने की कहानी सुनी है। कवित्री का आशय है कि अंग्रेजों के अत्याचारों से कुटियों में रहने वाले गरीब लोग और महलों में रहने वाले राजा सब दुखी थे। नाना साहब देश के राजाओं, नवाबों और सैनिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा करके स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी में लगे हुए थे। 1857 के योद्धाओं का उद्देश्य भारत की जनता में स्वतंत्रता की दबी हुई भावना को केवल जगाना था। आगे का जो पद्यांश है इस कविता का वो है। महलों में दी आग झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता में कहती हैं कि अंग्रेजों के अत्याचारों और अनाचारों से पीड़ित होने से सभी ने उनके प्रति विद्रोह की भावना जाग उठी थी। हर व्यक्ति दुखी था और हर व्यक्ति विद्रोह के लिए तैयार था। सन 1857 में केवल महरों में रहने वाले ही नहीं अपितु झोंपड़ियों में रहने वाले केवल राजा महाराज ही नहीं, गरीब निस्सहाय लोग भी इस स्वतंत्रता की ज्वाला में समान रूप से प्राण समर्पित करने के लिए तैयार थे, प्राण अर्पित करने के लिए तैयार थे स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु। स्वतंत्रता प्राप्ति की यह चिंगारी बाहरी नहीं थी अपितु भारतीयों के हृदय में जागी थी, जिसके परिणाम स्वरूप झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, जबलपुर, कोल्हापुर सभी जगह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाने लगे, तैयारियां की जाने लगी, लोग तैयार होने लगे। देश में चारों ओर स्वतंत्रता प्राप्ति की एक लहर सी दौड़ पड़ी। कवयित्री कहती हैं कि बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी ने मर्दों के समान खूब डट कर अंग्रेजों से युद्ध किया था। इस स्वतंत्रता संग्राम में गरीबों और राजाओं सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। यह इच्छा की चिंगारी अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के कारण देशवासियों के हृदय में प्रकट हुई थी, क्योंकि क्या गरीब क्या अमीर सब लोग अन्याय अत्याचारों से पीड़ित थे। स्वतंत्रता संग्राम की आग बड़ी तेजी से झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना तक जा पहुंची थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। आगे का जो पद्यांश है वो है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि झांसी को आजादी दिलाने के संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के मुंह बोले भाई पेशवा धुंधुपंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, सैनिक कुंवर सिंह जैसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ योद्धा शहीद हो गए, जिनके नाम इतिहास रूपी विशाल आकाश में सदैव के लिए अमर हो गए हैं। लेकिन उस समय अंग्रेजों के शासनकाल में उनके इस बलिदान को अपराध माना जाता था। कवयित्री कहती हैं कि हमने बुंदेलखंड के गवैयों के मुंह से ये कहानी सुनी थी, हर बोलों के मुंह से कवयित्री ने ये कहानी सुनी थी। इस अंश में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को स्वतंत्रता का महायज्ञ कहा गया है। स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान होने वाले प्रमुख वीरों के नाम नाना साहब, धुंधुपंत, तांत्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी तथा ठाकुर कुंवर सिंह आदि थे। अंग्रेज शासक स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की कुर्बानी को जुर्म कहते थे, अपराध कहते थे कि वो उन्होंने अपराध किया है। जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने जो चिंगारी उठाई थी, चिंगारी जलाई थी, जो आवाज उठाई थी, उनको अंग्रेजों द्वारा जुर्म अपराध घोषित किया जाता था। आगे का जो अंश है इस कविता का वो है, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में, जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि वीर पुरुषों की बातें यहीं छोड़कर हम झांसी के उन मैदानों की बात करते हैं जहां स्वयं रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की वेशभूषा में अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी हुई थी। वह अंग्रेजी सैनिकों के साथ युद्ध कर रही थी। तभी लेफ्टिनेंट वॉकर अपने जवानों के बीच में से निकलकर रानी लक्ष्मीबाई के सामने आ गया। रानी भी अंग्रेज सेना के लेफ्टिनेंट और उसकी सेना से टक्कर ले रही थी। इस युद्ध में वॉकर जख्मी हो गया और रणभूमि छोड़कर उसको जाना पड़ा। उसे रानी के साहस और रण कौशल को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ।
कवित्री कहती हैं कि बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने झांसी की रानी की मर्द वेश में युद्ध करने की कहानी सुनी थी। रानी का सामना अंग्रेज सेना नायक वॉकर से हुआ था। वह रानी को बंदी बनाने हेतु आगे बढ़ा तो रानी ने अपनी तलवार खींच ली, अर्थात उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। इस कथन द्वारा कवित्री ने बताया है कि वॉकर और रानी में कोई समानता नहीं थी। वह पुरुष था और एक स्त्री से युद्ध कर रहा था। वह विशाल सेना का योद्धा था और रानी थोड़े से सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में उतरी थी। वॉकर रानी के प्रहारों को झेल नहीं सका, सहन नहीं कर सका और उसको घायल होना पड़ा। रानी की तलवारों के वार से घायल होकर वो युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में मर्दों के बीच मर्दाने वेश में खड़ी थी और बहुत ही वीरता से युद्ध लड़ रही थी अंग्रेजों से। आगे का जो अंश है इस कविता का वो है, रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, स्वर्ग गया तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं इस कविता में कि रानी लक्ष्मीबाई जनरल वॉकर को युद्ध में परास्त करके हरा करके लगातार चलते हुए 100 मील का रास्ता तय करके कालपी पहुंची। उनका घोड़ा थक कर जमीन पर गिर पड़ा और उसी समय वह स्वर्ग सिधार गया, अर्थात गिरते ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर रानी को घेर लिया। वहां पर भी यमुना तट पर भी अंग्रेजों को रानी से युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा। विजय रानी ने वहां से चलते हुए ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। सिंधिया को राजधानी छोड़कर भागना पड़ा। कवित्री कहती हैं कि झांसी की रानी के इस प्रकार मर्दानी वेश में युद्ध करने की कहानियां हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से सुनी थी। रानी निरंतर घोड़े पर सवार होकर 100 मील दूर कालपी नाम के स्थान पर जा पहुंची थी। कालपी पहुंचने पर रानी का प्रिय घोड़ा निरंतर दौड़ने के कारण थक कर गिर गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। रानी ने अंग्रेजों के मित्र सिंधिया की राजधानी ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया था और सिंधिया को राजधानी छोड़कर वहां से भागना पड़ा, वो भाग गया। इस तरह से रानी ने वीरतापूर्वक अंग्रेजों से युद्ध किया। आगे का जो अंश है इस कविता का वो है, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुख की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युव क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हुईराज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता में कहती हैं कि रानी को ग्वालियर पर विजय तो मिली, लेकिन अंग्रेजों की सेना ने उन्हें फिर से घेर लिया। इस बार युद्ध क्षेत्र में अंग्रेज सेनापति जनरल स्मिथ रानी के सामने युद्ध के लिए आया, किंतु उसे भी युद्ध में रानी के सामने हार का मुंह देखना पड़ा। उसको भी परास्त कर दिया रानी ने। जनरल स्मिथ के विरुद्ध युद्ध में इस बार रानी लक्ष्मीबाई की सखियां कान्हा और मंदरा भी उनके साथ थी। उन दोनों ने युद्ध में बहुत भारी संख्या में शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतारा, लेकिन पीछे से युवराज ने आकर रानी को घेर लिया और अब रानी दोनों ओर से घिर चुकी थी। उनके सामने जनरल स्मिथ था और पीछे युवराज। कवित्री कहती हैं कि बुंदेलखंड के हर बोलों ने अपनी कहानियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा बताई है कि किस प्रकार उन्होंने मर्दाने वेश में अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। रानी को जनरल स्मिथ की सेना ने घेर लिया, लेकिन उसे भी रानी ने परास्त कर दिया। रानी के साथ युद्ध करने के लिए आने वाली स्त्रियां रानी की 2 सहेलियां थीं, जिनका नाम कान्हा और मंदरा था। मंदरा और कान्हा ने अंग्रेजी सेना से भयंकर युद्ध किया, खूब मार काट मचाई थी। रानी ने युद्ध भूमि में जनरल स्मिथ तक को परास्त कर दिया था। इस तरह से उन्होंने वीरतापूर्वक अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। आगे का जो अंश है, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार,
किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि रानी दोनों ओर से शत्रुओं से बुरी तरह घिर गई थी, किंतु फिर भी साहस के साथ युद्ध करते हुए, शत्रु सैनिकों को मारते काटते हुए सेना के घेरे से वो बाहर निकल आई। लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया था। रानी के लिए यह एक भयंकर संकट के समान था, क्योंकि उनके पीछे पीछे युवराज चला आ रहा था, जिसे पार पाना रानी के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा भी नया था, वह नाले के सामने ही अड़ गया। वह नाला कूदकर आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं था। तभी अंग्रेजी सैनिकों ने आकर रानी को घेर लिया, उन पर लगातार प्रहार करते रहे, वार पर वार करते रहे। कवित्री कहती हैं कि लक्ष्मीबाई एक शेरनी की भांति घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। यहीं उनको वीर गति प्राप्त हो गई। उनकी वीर गति पाने की शौर्य गाथा हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से सुनी थी। वह झांसी की रानी वीरता पूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गई। रानी शत्रु सैनिकों के घेरे से निकलकर आगे ज्यों ही बढ़ी तो सामने एक नाला आ गया। यह रानी के लिए बहुत भारी संकट था। रानी ने घोड़े को छलांग लगाकर नाला पार करने को उकसाया, लेकिन घोड़ा नया होने के कारण घोड़ा अड़ गया, थोड़ा आगे नहीं बढ़ा। इतने में पीछा करने वाले अंग्रेज घुड़सवार आ पहुंचे। घोड़े के अड़ जाने से पीछा करते घुड़सवारों ने रानी को घेर लिया और वे रानी पर प्रहार ऊपर प्रहार करने लगे, वार ऊपर वार करने लगे और अंत में बहुत घायल हो जाने पर रानी धरती पर गिर पड़ी और वीर गति को प्राप्त हो गई। आगे का जो अंश है वो है, रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई स्वर्ग सिधार गई। अब उनकी अद्भुत सवारी उनकी चिता थी। अग्नि के तेज में रानी का आत्मरूपी तेज मिल गया। उन्हें वह तेज ईश्वरीय तेज अर्थात एक शहीद की मृत्यु प्राप्त हुई, जिसकी वह सच्ची अधिकारी थी। रानी लक्ष्मीबाई उस समय मात्र 23 वर्ष की अवस्था में थी और वीरता के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गई। लगता है जैसे वह कोई देवी अवतार थी, कोई देवी का ही अवतार था, जो हमें स्वतंत्रता रूपी जीवन देकर जीवित करने आई थी। वह स्वतंत्रता रूपी नारी थी, जो हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखाकर जो सीख देनी थी, जो पाठ पढ़ाना था, वह हमें पढ़ाकर सिखाकर चली गई। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता में कहती हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध क्षेत्र में पुरुषों के वेश में वीरता से शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया। यह कहानी हमें बूंदेले हर बोलों के मुंह से सुनने को मिलती थी। कवित्री ने रानी की चिता को दिव्य सवारी बताया, क्योंकि चिता पर चढ़कर ही वह दिव्य लोक को जा रही थी, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर रही थी। युद्ध में बलिदान होने से रानी का तेज और भी बढ़ गया था और वह तेज ईश्वर के तेज में जा मिला। इस प्रकार रानी की आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। कवित्री का मानना है कि रानी भारत के लोगों के मुर्दा दिलों को जीवित करने, उनमें स्वतंत्रता की भावना भरने के लिए ही आई थी। उसने हमें देशभक्ति और बलिदान का रास्ता दिखाया। रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता रूपी नारी बनकर आई थी और इस तरह से ये सारी बातें हमें हर बोलों के मुंह से जानने को मिलती है। आगे का जो अंश है वो है, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा यह कविता लिखी गई है।
कवित्री कहती हैं कि हे रानी, तुम भले ही चली जाओ, लेकिन तुम्हारी इस शहादत बलिदान को हम कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारे इस उपकार को हम भारतीय कभी नहीं भुला सकते। फिर चाहे इतिहास में तुम्हारा वर्णन न किया जाए या सच्चाई को फांसी ही क्यों न लगा दी जाए, अर्थात अंग्रेज सच बोलने वालों को फांसी ही क्यों न लगा दे, या फिर विजय के नशे में चूर होकर तोपों के गोले दागकर तुम्हारी झांसी को ही मिटा नहीं दे, चाहे कितना ही प्रयत्न क्यों न कर ले, हम भारतीयों के हृदय में तुम्हारा बलिदान सदैव जागृत रहेगा। हम हमेशा याद करते रहेंगे तुम्हारे बलिदान को। तुम अपना स्मृति चिन्ह स्वयं हो, जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। तुम्हें याद करने के लिए हमें किसी भी स्मृति चिन्ह की आवश्यकता नहीं रहेगी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि हमने बुंदेलखंड में निवास करने वाले लोक गायकों से ये कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दाने वेश में अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता से युद्ध करते हुए लड़ी थी। कविता झांसी की रानी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। कवयित्री ने रानी को यह विश्वास दिलाया कि भले ही अंग्रेज उनकी याद और स्मृतियों को लोगों के मन से मिटाने का हर संभव प्रयत्न कर ले, प्रयास कर ले, कोशिश कर ले, किंतु उनकी याद प्रत्येक भारतवासी के मन में अमिट है। उन्हें याद करने के लिए भारतीयों को किसी स्मृति चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेज रानी से संबंधित लोगों को फांसी पर चढ़ाकर, झांसी को तोप से उड़ाकर व रानी के विषय में इतिहास से समस्त जानकारियां हटाकर रानी के स्मृति चिन्हों को मिटा नहीं सकते थे। इस तरह से ये रानी की अमिट कहानी बनकर रह गई, जो हर भारतीय के मन में अमिट रहेगी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई। सुभद्रा कुमार चौहान के द्वारा ये कविता लिखी गई और इस तरह से हमने इसकी पूरी व्याख्या कर ली। धन्यवाद।